नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शफकत राणा, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम रिक्शिया में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। रिक्शिया दो प्रकार से जनन प्रदर्शित करता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। यदि यह सवाल किया जाए कि दोनों प्रकार के जनन में से कौन सा जनन है जो कि रिक्शिया द्वारा प्रिफर किया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा कायिक जनन। जब वातावरण की परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती हैं तब रिक्शिया कायिक जनन करता है। लैंगिक जनन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होना आवश्यक होती हैं तथा अधिकांश जातियों के अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि रिक्शिया में लैंगिक जनन कम देखा जाता है, क्योंकि वातावरण की परिस्थितियां जब एकदम से विपरीत होने लगती हैं, अर्थात शुष्क वातावरण जब आने लगता है, तो रिक्शिया का थैलस नष्ट हो जाता है और अपने आवास से लुप्त हो जाता है। परिणामतः उसके जननांगों का विकास नहीं हो पाता है एवं वह लैंगिक जनन प्रदर्शित करने में असमर्थ हो जाता है। यद्यपि कई जातियों में लैंगिक जनन देखा गया है, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। पहले कायिक जनन की बात करते हैं। कायिक जनन वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। अब यहां अनुकूल परिस्थितियों से तात्पर्य है जल बहुत अधिकाधिक मात्रा में उपस्थित हो, जमीन में नमी बहुत हो, वायुमंडल में आर्द्रता या नमी बहुत अधिक हो, तापमान कम हो, प्रकाश की तीव्रता भी कम हो। यानी ये परिस्थितियां होंगी तो रिक्शिया का थैलस कायिक जनन की ओर अग्रसर होता है। हम जानते हैं ये परिस्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? वर्षा ऋतु में। और जब वर्षा ऋतु में खूब सारा पानी इनको उपलब्ध होता है तो ये कायिक जनन करते जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर या होने पर रिक्शिया की शाखाएं कई बार कायिक जनन करती हैं और कायिक जनन करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे एक दूसरे के समीप बड़ा बड़ा समूह उत्पन्न कर लेते हैं और यही स्वभाव उनका यूथी या ग्रेगेरियस स्वभाव प्रदर्शित करता है। आइए हम कुछ कायिक जनन की प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करें। पहली विधि, वृद्ध भागों के मृत एवं क्षय होने से, अर्थात बाय द डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, जिसको फ्रैगमेंटेशन भी कहा जाता है। इस विधि में थैलस का वृद्ध और पुराना भाग जो है वो मृत होकर नष्ट हो जाता है तथा नष्ट होने की जो ये प्रक्रिया है वो थैलस के निचले भाग से होते 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 वृद्धि बिंदु तक पहुंच जाती है और जब वृद्धि बिंदु की ओर जाने लगती है तो दोनों शाखाएं, चूंकि इसमें द्विभाजी शाखन पाया जाता है, तो दोनों शाखाएं थोड़ा थोड़ा पृथक दूरी पर स्थित होती है, जबकि उनके आधारी भाग से वे जुड़ी रहती हैं। तो जब इनका नष्ट होने की प्रक्रिया ऊपर की ओर यानी वृद्धि बिंदु तक पहुंचती है तो दोनों शाखाएं स्वतः ही पृथक हो जाती हैं और स्वतंत्र हो जाती हैं। वे नए थैलस के रूप में कार्य करने लगती हैं तथा वे स्वयं भी द्विभाजी शाखित होकर के नए थैलस का निर्माण करती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है तो रिक्शिया का थैलस बहुत ज्यादा शाखित होकर के समूह का निर्माण करता है। याद रखा जाए कि कायिक जनन की होने वाली 3-4 प्रमुख विधियों में से इस विधि द्वारा ही रिक्शिया सबसे अधिक जनन करता है। सबसे अधिक कायिक जनन भी इसी विधि द्वारा संपन्न होता है। कुछ और विधियों में अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी जनन किया जाता है। कभी कभी थैलस की पृष्ठ यानी अपाक्ष सतह पर मध्य शिरा के क्षेत्र में कुछ नई शाखाएं अपने आप से उत्पन्न हो जाती हैं और ये शाखाएं ही अपस्थानिक या एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहलाती हैं। ये शाखाएं मुख्य थैलस से पृथक हो जाती हैं और नए थैलस का निर्माण करती हैं। एक और विधि है चिरस्थायी शीर्ष द्वारा, अर्थात परसिस्टेंट एपाइसिस या एपिकल रीजन द्वारा। शुष्क परिस्थितियों में जब थैलस का शीर्ष भाग
को छोड़कर पूरा का पूरा थैलस नष्ट हो जाता है तो यह शीर्ष भाग मृदा में दबा रह जाता है और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब इन शीर्ष भाग का पुनः वृद्धि एवं विकास प्रारंभ हो जाता है, वही द्विभाजी शाखन हो जाता है तथा इससे नए थैलस का निर्माण हो जाता है। यह भी एक प्रकार की प्रमुख विधि है जो कि रिक्शिया द्वारा अडॉप्ट की जाती है, विशेषकर रिक्शिया डिस्कॉलर में। कुछ पौधों में, कुछ प्रजातियों में, क्षमा करें, कंद का निर्माण भी किया जाता है। कंद क्या है? कंद बेसिकली वृद्धि बिंदु के समीप बनने वाली विशेष गोलाकार रचनाएं हैं जो कि अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेती हैं और इनके अंदर भोजन का संग्रह भी किया जाता है। इनका निर्माण भी विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है तथा अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही आती हैं तो ये कंद वृद्धि और विकास करके नए थैलस का निर्माण करते हैं। रिक्शिया बल्बीफेरा इसके लिए बहुत ही जाना जाता है। रिक्शिया डिस्कॉलर में भी कंद का निर्माण होता है। हम कंद को यदि चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो यहाँ चित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। वही थैलस के शीर्ष भाग पर गोलाकार रचनाएं ट्यूबर्स या कंद के रूप में निर्मित होती हैं और ये प्रतिकूल परिस्थितियों तक पड़ी रहती है मृदा में। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह अंकुरित होकर के नया थैलस बनाती हैं। आइए कुछ लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर ही लैंगिक जनन संपन्न होता है। यानी यदि हम माह के रूप में जिसको देखें तो लगभग अगस्त माह के अंत में जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है या वर्षा का दौर लगभग समाप्त हो जाता है, परिस्थितियां शुष्कता की ओर अग्रसर होने लगती हैं, तब लैंगिक जनन प्रारंभ होता है। कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें समझ लेना चाहिए। लैंगिक जनन रिक्शिया में विषम युग्मकी यानी उगेमस प्रकार का होता है, अर्थात इसमें एक युग्मक जो कि नर युग्मक होता है वो चलायमान होता है, जबकि एक युग्मक जो कि मादा युग्मक होता है वो अचलायमान या नॉन मोटाइल होता है। तो जो चलायमान या मोटाइल मेल गैमीट है वो जल की सहायता से चलकर मादा युग्मक नॉन मोटाइल की ओर गति करके जाता है, उसे विषम युग्मकी प्रकार का जनन लैंगिक जनन कहते हैं। जननांग पृष्ठ सतह की मध्य खांच पर विकसित होते हैं तथा नर व मादा जननांगों को क्रमशः पुंधानी व स्त्रीधानी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जननांगों का विकास सदैव एक्रोपीटल सक्सेशन यानी अग्राभिसारी क्रम में होता है। अग्राभिसारी क्रम का मीनिंग यह है कि नया बनने वाला जननांग वृद्धि बिंदु के समीप होता है, अग्रभाग में स्थित होता है, जबकि पुराना जननांग चाहे वो पुंधानी हो चाहे स्त्रीधानी हो वह थैलस के पिछले भाग में विकसित होता है। रिक्शिया का थैलस मोनोशियस एवं डायोशियस दोनों प्रकार का होता है। मोनोशियस यानी उभयलिंगाश्रयी जातियां रिक्शिया रोबस्टा है, रिक्शिया क्रिस्टलाइना है, रिक्शिया क्रूसिएटा, रिक्शिया पंडाई है, जबकि प्रमुख एकलिंगाश्रयी यानी डायोशियस जातियों में रिक्शिया हिमालयंसिस है, रिक्शिया डिस्कॉलर है, रिक्शिया फ्रोस्टाई है, रिक्शिया पियर्सोनाई है। आइए हम पुंधानी की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि पुंधानी एक अंडाकार या मुग्दराकार क्लब शेप स्ट्रक्चर है जो कि थैलस की मध्य पृष्ठीय खांच के अंदर प्रकोष्ठ में पाई जाती है। पुंधानी जिस गुहिका में स्थित होती है उसको पुंधानी प्रकोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक पुंधानी एक नीचे से छोटे वृंत द्वारा प्रकोष्ठ में जुड़ी रहती है तथा पुंधानी के चारों ओर बंध्य कोशिकाओं का आवरण या जैकेट पाया जाता है। रिक्शिया ब्रायोफाइटा का सदस्य है तथा रिक्शिया
एवं अन्य ब्रायोफाइट्स की यही एक विशेषता है कि इनके जननांग जैकेटेड होते हैं, यानी आवरण युक्त होते हैं। यदि हम शैवालों से इनकी तुलना करें तो शैवालों के जननांग नॉन जैकेटेड होते हैं। पुंदानी के केंद्र में कई सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो कि अगुणित होती हैं, तथा इन कोशिकाओं को हम एंड्रोगोनियल सेल्स या पुंजनक कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान रहे, ये कोशिकाएं अगुणित होती हैं। चूंकि रिक्शा का पूरा थैलस युग्मकोद्भिद होता है, अगुणित होता है, इसलिए इसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। पुंदानी की भी प्रत्येक कोशिका जैकेट की तथा पुंजनक की कोशिकाएं, तमाम कोशिकाएं अगुणित होती हैं। प्रत्येक पुंजनक कोशिका ही पुमणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। परिपक्व हो जाने पर इनमें एक तिर्यक विभाजन यानी तिरछा विभाजन होता है, जो चित्र के माध्यम से हम यहाँ देख सकते हैं। एक कोशिका तिर्यक रूप से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तथा दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका फिर एक पुमणु में परिवर्तित हो जाती। इस प्रकार एक पुंजनक कोशिका से, एंड्रोगोनियल सेल से तिर्यक विभाजन द्वारा दो पुमणुओं का निर्माण हो जाता है तथा ये पुमणु भी अगुणित होते हैं। इस प्रकार कई सारी पुंजनक कोशिकाओं के स्थित होने के कारण एक पुंदानी में कई सारे पुमणुओं का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक पुमणु हम देख रहे हैं कि द्विकशाभिक तथा कुंडलित होता है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो पुमणु के कुंडलन है उसकी संख्या करीबन 1.25 यानी 1.75 होती है। जब पुमणु पुंदानी के अंदर निर्मित हो जाते हैं, अर्थात पुंदानी परिवर्तित हो जाती है, तो पुंदानी स्फुटित होती है और स्फुटित होने के लिए जल का होना आवश्यक होता है। और जैसे ही परिपक्व अवस्था प्राप्त करती पुंदानी, तो जो उसकी पुमणु मात्र कोशिकाओं की भित्ति है, अर्थात पुंजनक कोशिकाओं की जो भित्ति है, वह भित्ति गलने लगती है और उनके गलने के कारण श्लेष्मा का निर्माण हो जाता है। यह श्लेष्मा जल को ग्रहण करता है। जल को ग्रहण करता है तो कोशिका पुंदानी अंदर से फूल जाती है और फूल जाती है तो पुंदानी के शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है और छिद्र के माध्यम से कई सारे पुमणु बाहर जल में मुक्त कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं तथा ये पुमणु अब जल में अपने कशाभिकाओं की सहायता से तैरने लगते हैं। आइए आगे हम स्त्रीधानी के बारे में चर्चा करें। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक स्त्रीधानी है और यह भी थैलस की वही पृष्ठ यानी डॉर्सल सरफेस के ऊपर मध्य पृष्ठीय कांच में विकसित होती है। यह एक फ्लास्कनुमा रचना है और यह भी पृष्ठ सतह पर एक प्रकोष्ठ में स्थित होती है, जिसको स्त्रीधानी प्रकोष्ठ कहते हैं। यद्यपि इनमें पुंदानियों से भिन्न व्रंत अस्पष्ट सा होता है और संरचना की दृष्टि से स्त्रीधानी को दो भागों में बांटा जा सकता है, ग्रीवा और अंडधा। ग्रीवा के अंदर ग्रीवानाल कोशिकाएं होती हैं जिनकी संख्या 4 से 6 होती है, जबकि जो अंडधा है जिसको वेंटर कहा जाता है, वेंटर आधारी भाग है, फूला हुआ भाग है, ये गोलाकार होता है तथा इस वेंटर में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अंडधा नाल कोशिका वीसीसी तथा एक अंड कोशिका एक्सेल पाई जाती है। यहाँ यह ध्यान रहे कि चाहे नेक केनाल सेल ग्रीवानाल कोशिका हो या अंडधा नाल कोशिका हो या अंड कोशिका हो, प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। ग्रीवा के चारों ओर एक कोशिका का जैकेट पाया जाता है तथा जैकेट 4 कोशिकीय कतारों से मिलकर के बना होता है, अर्थात प्रत्येक ग्रीवानाल कोशिका के चारों ओर 4 कोशिकीय जैकेट पाया जाता है तथा इन कोशिकाओं की 4 कोशिकीय कतारें पाई जाती हैं। प्रत्येक कतार में कोशिकाओं की संख्या 8 से 9 होती है। जैकेट के शीर्ष पर, टॉप पर 4 बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम आवरण कोशिका या कवर सेल्स कहते हैं। यहां देख सकते हैं हम लोग चित्र में ग्रीवानाल कोशिका के चारों ओर ग्रीवा कोशिकाएं,
जो कि जैकेट का निर्माण करती हैं, तथा ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वे ही कवर कोशिकाएं या आवरण कोशिकाएं कहलाती हैं। ये संख्या में 4 होती हैं। जब स्त्रीधानी परिपक्व हो जाती है तो अगली घटना संपन्न होती है, जिसको हम निषेचन कहते हैं। निषेचन में सबसे पहले एनसीसी और वीसीसी अर्थात ग्रीवा नाल कोशिकाएं और अंडधा नाल कोशिकाएं अपघटित हो जाती हैं। इनके अपघटन या क्षय होने से श्लेष्मा का निर्माण हो जाता है। यह श्लेष्मा संपूर्ण स्त्रीधानी के अंदर एकत्रित हो जाता है। श्लेष्मा हाइग्रोस्कोपिक होता है, जल स्नेही होता है, इसलिए यह जल अवशोषित कर लेता है। परिणाम स्वरूप स्त्रीधानी अंदर से जल के ग्रहण के कारण फूलने लगती है और अंदर से बाहर की ओर एक दबाव लगाने लगती हैं। इसी दबाव के कारण जो आवरण कोशिकाएं होती हैं, संख्या में 4 कवर सेल्स, एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और स्त्रीधानी का मुख खुल जाता है। अभी जो हम चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में कवर सेल्स परस्पर जुड़ी हुई हैं, अर्थात मुख खुला हुआ नहीं है। जब निषेचन की अवस्था आती है तब ये कवर सेल्स एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और जिससे स्त्रीधानी का मुख खुल जाता है तथा शीर्ष कोशिका से लेकर यानी ग्रीवा के शीर्ष भाग से लेकर अंडधा तक एक मार्ग विकसित हो जाता है, जो कि श्लेष्मा युक्त होता है। श्लेष्मा में कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बनिक लवण है, ये सब पाए जाते हैं। विशेषकर पोटेशियम कार्बनिक लवण के रूप में पाया जाता है। जब जल में तैरते हुए पुमणु इस श्लेष्मा में उपस्थित रसायनों के संपर्क में आते हैं तो वे स्वतः ही स्त्रीधानी की ओर आकर्षित हो जाते हैं तथा अपने दोनों कशाभिकाओं की सहायता से वे चलकर या तैरकर स्त्रीधानी के समीप जाने लगते हैं और स्त्रीधानी के शीर्ष भाग में बनने वाले मुख के द्वारा अंदर प्रवेश करने लगते हैं। पुमणुओं की इस गति को रसायन अनुचलन या कीमोटैक्सिस कहते हैं और इसी गति द्वारा कई सारे पुमणु स्त्रीधानी की ओर गति करते हैं, मुख से अंदर प्रवेश करते हैं, किंतु अंततः कोई एक पुमणु स्त्रीधानी के आधार पर उपस्थित अंड कोशिका से सफलतापूर्वक संयोजन कर लेता है, अर्थात सिंगैमी कर लेता है, संयुग्मन कर लेता है और इसी से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन के उपरांत तुरंत ही एक द्विगुणित युग्मनज या जायगोट का निर्माण हो जाता है। जैसे ही एक जायगोट का निर्माण होता है, शेष पुमणु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं तथा यह युग्मनज अपने चारों ओर सेल्यूलोज की मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। अब यह मोटी भित्ति युक्त युग्मनज ही निषिक्तांड कहलाता है। हम कह सकते हैं कि यहीं से अर्थात द्विगुणित युग्मनज से ही द्विगुणित पीढ़ी का प्रारंभ हो जाता है तथा यह द्विगुणित पीढ़ी ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद के नाम से जानी जाती है। इसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।